CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। पृष्ठ संख्या 194। पाठ 12 घर की याद। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप पाठ से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर भवानी प्रसाद मिश्र जी का चित्र दिया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, अब नर्मदापुरम में हुआ था। साहित्य के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुख हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, कवितांतर, शतदल, गांधी पंचशती, त्रिकाल संध्या आदि हैं। बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भवानी प्रसाद मिश्र ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में कार्य किया और सन 1952 से 55 तक हैदराबाद से प्रकाशित हिंदी की लोकप्रिय साहित्यिक पत्रिका कल्पना का संपादन भी किया। सन 1955 से 58 के बीच वे आकाशवाणी के हिंदी कार्यक्रमों से संबद्ध रहे। उन्होंने संपूर्ण गांधी वाङ्मय का भी संपादन किया। सन 1985 में उनका निधन हो गया। पृष्ठ के निचले भाग में एक मंजूषा दी गई है, जिसमें घर की याद कविता का संक्षिप्त सार दिया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र ने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 3 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया। 1942 के स्वाधीनता आंदोलन के समय जेल में रहते हुए ही उन्होंने घर की याद कविता लिखी। परिवार की स्मृति ही इस कविता की केंद्रीय संवेदना है। कारावास के समय घर को याद करते हुए कवि की स्मृति में उनके परिजन एक एक करके सम्मिलित होते चले जाते हैं। कवि सावन के बादल द्वारा परिवार को संदेश भेज रहा है और उससे आग्रह करता है कि वह उन्हें जेल के कष्टों के विषय में न बताए और सांत्वना दे। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। अब सबेरा हो गया है, कब सबेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना, क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब। गिर रहा पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, बह रही है हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। आज का दिन दिन नहीं है, क्योंकि इसका छिन नहीं है, एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर,
माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक घिर रहा है, पिताजी भोले बहादुर, वज्रभुज नवनीत सा उर, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। पृष्ठ संख्या 196। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, 5वें का नाम लेकर, 5वां मैं हूं अभागा, 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूं अभागा, और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना पन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर कारागार में एकाकी बैठे व्यक्ति या कवि का चित्र दिया गया है। उसके समीप ही किताब, डायरी और कलम रखी हैं। पृष्ठ संख्या 197। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी, उसे थी बरसात प्यारी, रात दिन की झड़ी झारी, खुले सिर नंगे बदन वह, घूमता फिरता मगन वह, बड़े बाड़े में की जाता, बीज लौकी का लगाता, तुझे बतला ताकि बेला, ने फलानी फूल झेला, तू की उसके साथ जाती, आज इससे याद आती, मैं न रोऊंगा कहा होगा, और फिर पानी बहा होगा, दृश्य उसके बाद का रे, 5वें की याद का रे, 5वें की याद का रे, भाई पागल बहिन पागल, और अम्मा ठीक बादल, और भौजी और सरला, सहज पानी सहज तरला, शर्म से रो भी न पाएं, खूब भीतर छटपटाएं, आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन चुआ होगा, आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन चुआ होगा, अभी पानी थम गया है, मन निहायत नम गया है, एक से बादल जमे हैं, गगन भर फैले रमे हैं, ढेर है उनका नफाकें, जो कि किरणें झुकें झांकें, लग रहे हैं वे मुझे यों, माँ की आंगन लीप दे जो, गगन आंगन की लुनाई, दिशा के
मन में समाई, 10 दिशा चुपचाप है रे। स्वस्थ की लय छाप है रे, झाड़ आंखें बंद करके, सांस सुस्थिर मंद करके, हिले बिन चुपके खड़े हैं, क्षितिज पर जैसे जड़े हैं। एक पंछी बोलता है, घाव उड़ के खोलता है, आदमी के उर बिचारे, किस लिए इतनी त्रिशारे। पृष्ठ पर कारागार की दीवार का चित्र दिया गया है, जिसमें ऊंचाई पर एक खिड़की बनी है, जिस पर मोटी सलाखें हैं। पृष्ठ संख्या 198। तू जरा सा दुख कितना सह सकेगा क्या कि इतना, और इस पर बस नहीं है, बस बिना कुछ रस नहीं है। हवा आई उड़ चला तू, लहर आई मुड़ चला तू, लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा। तू की प्रिय से दूर होकर बह चला रे, पूर होकर दुख भर क्या पास तेरे, अश्रु सिंचित हास तेरे। पिताजी का वेश मुझको दे रहा है क्लेश मुझको, देह एक पहाड़ जैसे, मन की बड़का झाड़ जैसे। एक पत्ता टूट जाए, बस की धारा फूट जाए, एक हल्की चोट लग ले, दूध की नदी उमग ले। एक टहनी कम न हो ले, कम कहाँ की हम न हो ले। ध्यान कितना फिक्र कितनी, डाल जितनी जड़ें उतनी। इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका, हवा उनको धीर देना, यह नहीं जी चीर देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5 वें को वे न तरसें। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है। इसी बस से सब विरस है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। पृष्ठ संख्या 199। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5 वें को वे न तरसें। अभ्यास पहला शीर्षक रचना से संवाद। मेरे उत्तर मेरे तर्क। प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र ने यह कविता कहाँ और क्यों लिखी? क, विदेश से मित्र के लिए। ख, युद्धभूमि से जनता के लिए। ग, जेल से परिवार के लिए। घ, यात्रा से किसी संबंधी के लिए। दूसरा प्रश्न, लगातार बरसता पानी कवि के मन की किस भावना का परिचायक है? क, उत्साह और आवेग। ख, भय और क्रोध। ग, साहस और उमंग। घ, चिंता और बेचैनी। तीसरा प्रश्न, कविता में मां की कैसी छवि उभरती है? क, कमजोर और निष्क्रिय। ख, स्नेहमयी और दृढ़। ग, शिक्षित
और अनुशासन प्रिय। घ सरल और उदासीन। चौथा प्रश्न, वज्र भुज नवनीत सा उर पंक्ति के माध्यम से पिता के व्यक्तित्व की कैसी छवि प्रस्तुत की गई है? क कर्मठ और सृजनशील। ख साहसी और पराक्रमी। ग दृढ़ और संवेदनशील। घ प्रसन्नचित्त और सक्रिय। पृष्ठ संख्या 200। पांचवा प्रश्न, एक पत्ता टूट जाए बस की धारा फूट जाए पंक्ति किस ओर संकेत करती है? क पिता की कठोरता। ख पिता की भावुकता। ग वर्षा की तीव्रता। घ पिता की निर्बलता। छठा प्रश्न, बहिन आई बाप के घर हाय रे परिताप के घर पंक्ति में परिताप शब्द से क्या संकेत मिलता है? क घर का समृद्ध होना। ख घर की सजावट। ग घर में दुख का वातावरण। घ घर की शांति। सातवां प्रश्न, और कहना मस्त हूं मैं पंक्ति में कवि का ऐसा कहना किस बात की ओर संकेत करता है? क कवि अपने जीवन में बहुत खुश है। ख अपने दुख को परिजनों से छिपाना चाहता है। ग घर के लोगों के प्रति उदासीन है। घ कवि प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत है। आठवां प्रश्न, इस कविता में किस बात को प्रमुखता से वर्णित किया गया है? क घर की शांति और सुरक्षा। ख घर के सदस्यों के बीच का संबंध। ग घर के निर्माण की प्रक्रिया। घ घर की याद और अकेलेपन की पीड़ा। दूसरा उपशीर्षक, मेरी समझ मेरे विचार। दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कविता में वर्णित पिता के व्यक्तित्व की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिनसे उनका बहुआयामी रूप सामने आता है। दूसरा प्रश्न, दुख डटकर ठेलता हूं। यह कथन मनुष्य के संघर्षशील स्वभाव को उजागर करता है। कविता के आधार पर बताइए कि कठिन परिस्थितियों में कवि किस प्रकार धैर्य, साहस और त्याग का परिचय देता है। तीसरा प्रश्न, कविता में बार बार वर्षा का वर्णन कवि के भावों को किस प्रकार व्यक्त करता है। पृष्ठ संख्या 201। चौथा प्रश्न, कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए और भाव स्पष्ट कीजिए जिनसे मां की भावनात्मक मजबूती का परिचय मिलता है। पांचवा प्रश्न, कविता का कौन सा अंश आपको सबसे अधिक भावनात्मक और प्रभावी लगता है और क्यों? दूसरा शीर्षक, विधा से संवाद। पहला उपशीर्षक, कविता का सौंदर्य। गिर रहा पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, बह रही है हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर। इन पंक्तियों में झराझर, हराहर, सरसर, थर थर पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ शब्दों का चयन और संयोजन इस प्रकार किया गया है कि कविता में ध्वन्यात्मकता और नाद सौंदर्य की सृष्टि हुई है। शब्दों के ऐसे प्रयोग से कविता आकर्षक बनती है। कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इसे जीवंत और प्रभावपूर्ण बनाती हैं। ऐसी कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। कविता से ऐसी विशेषताओं वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। विशेषताएं। पहली विशेषता,
स्मृति और दृश्य बिंब। दूसरी विशेषता लोक भाषा की सहजता। तीसरी विशेषता पंक्तियों का दोहराव। चौथी विशेषता आलंकारिक प्रयोग। पांचवी विशेषता प्राकृतिक दृश्यों और भावों का संयोजन। छठी विशेषता संबोधनात्मकता। दूसरा उपविषय कविता की संरचना। घर की याद कवि के भीतर उठते भावों की यात्रा है। कविता में प्रकृति के माध्यम से व्यक्त इस यात्रा के प्रमुख चरणों का वर्णन करें। संकेत: पानी का गिरना, सबेरा होना। तीसरा शीर्षक विषयों से संवाद। पहला प्रश्न: कविता में चित्रित घर एक भौतिक स्थान से बढ़कर भावनाओं और संबंधों के केंद्र के रूप में चित्रित हुआ है। वर्तमान में एकल परिवारों के बढ़ते चलन के संदर्भ में संयुक्त परिवार और एकल परिवार की तुलना कीजिए और कारण सहित लिखिए कि दोनों की कौन कौन सी बातें आपको पसंद हैं और कौन कौन सी नापसंद। पृष्ठ संख्या 202। कविता में बार बार पानी गिरने का वर्णन है। लगातार बारिश होती रहे तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरा प्रश्न: कविता में सावन के बादल का प्रयोग एक संचार माध्यम के रूप में किया गया है, जिसके द्वारा कवि अपने परिवार तक संदेश भेज रहा है। कक्षा में संचार के नए पुराने माध्यमों में अंतर बताते हुए चर्चा कीजिए और लिखिए। चौथा प्रश्न: भवानी प्रसाद मिश्र ने यह कविता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कारावास में लिखी थी। अपने शिक्षक और पुस्तकालय की सहायता से भारत का स्वतंत्रता संग्राम विषय पर लेख लिखिए। चौथा शीर्षक सृजन। पहला प्रश्न: कल्पना कीजिए कि कवि की मां को पत्र लिखना आता है। कविता में वर्णित उनकी छवि और अनुमान के आधार पर लिखिए कि वे कवि के लिए पत्र में क्या क्या लिखतीं। दूसरा प्रश्न: कविता में मां और पिताजी के बीच कवि के विषय में की जाने वाली बातचीत का वर्णन है। उनकी इस बातचीत को संवाद लेखन के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तीसरा प्रश्न: इस कविता में कवि ने सावन के बादल को संदेश वाहक बनाया है। अगर आपको किसी प्राकृतिक उपादान के माध्यम से अपने घर, मित्र या किसी संबंधी व्यक्ति को कोई संदेश भेजना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। पांचवा शीर्षक भाषा से संवाद के अंतर्गत व्याकरण की बात। आज सबका मन चुआ होगा। पंक्ति में चुआ शब्द रेखांकित किया गया है। पंक्ति में रेखांकित शब्द कवि की क्षेत्रीय स्थानीय भाषा का शब्द है। कविता में स्थानीय भाषा के शब्दों का सहज प्रयोग हुआ है। कविता से कुछ पंक्तियां पृष्ठ पर दी गई हैं। उनमें रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनसे नए वाक्य बनाइए। एक छिन 100 बरस है रे। इस पंक्ति में छिन शब्द को रेखांकित किया गया है। दूसरी पंक्ति: तुझे बतलाता की बेला ने फलानी फूल भेजा। इस पंक्ति में फलानी शब्द को रेखांकित किया गया है। तीसरी पंक्ति: और भौजी और सरला सहज पानी सहज तरला। इस पंक्ति में भौजी शब्द को रेखांकित किया गया है। चौथी पंक्ति: मन की बड़ का झाड़ जैसे। इस पंक्ति में बड़ शब्द को रेखांकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 203। दूसरा प्रश्न:
पृष्ठ पर दी गई कविता की पंक्तियों में आए शब्दों की व्याकरणिक पहचान लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है। क, बहुत पानी गिर रहा है। पानी शब्द है संज्ञा, बहुत शब्द है विशेषण, गिर रहा है क्रिया। ख, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। बुढ़ापा शब्द है, व्यापा शब्द है, जिनको शब्द है। आपको आगे दिए गए रिक्त स्थान में इन शब्दों की व्याकरणिक पहचान लिखनी है। ग, खुले सिर नंगे बदन वह, घूमता फिरता मगन वह। खुले शब्द है, वह शब्द है, बदन शब्द है, फिरता शब्द है। आपको इन शब्दों के आगे दिए गए रिक्त स्थान में इन शब्दों की व्याकरणिक पहचान लिखनी है। घ, एक पत्ता टूट जाए, बस की धारा फूट जाए। एक शब्द है, फूट जाए है, पत्ता शब्द है। आपको इनके आगे दिए रिक्त स्थान में इन शब्दों की व्याकरणिक पहचान लिखनी है। अंग, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। सजीले शब्द है, मेरे शब्द है, सावन शब्द है। आपको इन शब्दों के आगे दिए गए रिक्त स्थान में इन शब्दों की व्याकरणिक पहचान लिखनी है। छठा, शीर्षक गतिविधियां। पहला प्रश्न, कवि ने कविता में अपने परिवार का उल्लेख किया है। आप भी अपना एक परिवार वृक्ष तैयार कीजिए और प्रत्येक सदस्य के व्यक्तित्व के बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। दूसरा प्रश्न, कविता में प्रयुक्त ध्वनि आधारित शब्द जैसे झराझर, थरथर, सरसर को पढ़कर एक छोटी सी ऑडियो रिकॉर्डिंग या मौखिक पाठ तैयार कीजिए। बताइए कि ये शब्द कविता में कैसे वातावरण का निर्माण करते हैं। पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक नन्ही बच्ची अपने दादाजी के कंधों पर बैठकर सवारी का आनंद ले रही है। दोनों ही बहुत प्रसन्न हैं। पृष्ठ संख्या 204। पृष्ठ पर भाषा संगम से संबंधित एक तालिका दी गई है। भाषा संगम, घर की घर में सब जुड़े हैं। इस पंक्ति में घर शब्द को रेखांकित किया गया है। घर शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। हिंदी भाषा में मकान, गृह, निवास। संस्कृत भाषा में गृहम। पंजाबी भाषा में घर। उर्दू भाषा में घर। कश्मीरी भाषा में गरु। सिंधी भाषा में घरु। मराठी भाषा में घर। गुजराती भाषा में घर। कोंकणी भाषा में घर। नेपाली भाषा में घर, आवास। बांग्ला भाषा में घर, बाड़ी। असमिया भाषा में घर। मणिपुरी भाषा में युम। ओडिया भाषा में घर, गृह, आलय, आवास। तेलुगु भाषा में इल्लू। तमिल भाषा में विडु, इल्लम। मलयालम भाषा में विडु, इल्लम। कन्नड़ भाषा में गृह, मन। इनके अतिरिक्त यदि आप घर शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए। दिए गए वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। मंजूषा के निचले भाग में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का एक वेब लिंक दिया गया है जिस पर विजिट करके आप विभिन्न भाषाओं में अपना शब्द ज्ञान बढ़ा सकते हैं। लिंक इस प्रकार है: https://
शब्द education.gov.in/lexicon.jsp। सातवां शीर्षक खोजबीन। पहली गतिविधि, शिक्षक की सहायता से ऐसी किसी अन्य कविता अथवा कहानी के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए जिसमें घर, परिवार की याद जैसी भावनाएं चित्रित हों। साथ ही पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की सहायता से उस रचना को कक्षा में पढ़कर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दीजिए। दूसरी गतिविधि, घर की याद कविता में कवि सावन के बादलों को दूत बनाकर अपने परिवार के पास संदेश ले जाने का आग्रह करता है। प्रकृति के उपादानों की कल्पना संदेशवाहक के रूप में करने के अनेक उदाहरण साहित्य में मिलते हैं। शिक्षक, पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता से ऐसी कुछ रचनाओं के बारे में पता लगाइए और बताइए कि इनमें प्रकृति के किन उपादानों को संदेशवाहक बनाया गया है। अब अभ्यास का एक महत्वपूर्ण बिंदु, शब्द संपदा। घनेरा, घना अर्थात गाढ़ा, गुंजान जिसके अवयव पास पास सटे हों। तिर, तिरना, तरना अर्थात तैरना, उतराना, पार होना। परिताप अर्थात अत्यधिक दुख, शोक, भय, बहुत गर्मी, अत्यधिक ताप। चतुर्दिक अर्थात चारों ओर, चौखूंट। पृष्ठ संख्या 205। वज्र अर्थात बहुत कठोर, जिस पर किसी का प्रभाव न पड़े। नवनीत अर्थात ताजा मक्खन। उर अर्थात हृदय। श्रेष्ठ, उत्तम, मन। झंझा अर्थात तेज हवा, आंधी, पानी, खोई हुई वस्तु। झंकार। लरजता, लरजना अर्थात कांपना, हिलना, डुलना, दहल जाना, भयभीत। मूठ अर्थात मुट्ठी भर चीज। कब्जा, मुट्ठी, दस्ता। अभागा अर्थात भाग्यहीन। धीर अर्थात जिसका चित्त विकारजनक कारणों के रहते हुए भी विचलित न हो। दृढ़, गंभीर। झारी अर्थात पानी परसने, हाथ मुंह धुलाने आदि के लिए काम में लाया जाने वाला टोटीदार बर्तन। बेला अर्थात एक सुगंधित फूल। मोगरा, कटोरा। फलानी, फलाना, फलां अर्थात कोई आदिष्ट व्यक्ति या वस्तु। अमुक। निहायत अर्थात बहुत ज्यादा, अत्यधिक। लुनाई अर्थात सुंदरता, सलोनापन, फसल काटने की क्रिया। क्षितिज अर्थात वह स्थान जहां धरती और आकाश मिले दिखाई देते हैं। वृक्ष। तृषा अर्थात तीव्र इच्छा, अभिलाषा, लोभ, प्यास। अश्रु अर्थात आंसू। हास अर्थात हंसने की क्रिया, प्रसन्नता, खुशी। चौंध पैदा करने वाली सफेदी। क्लेश अर्थात दुख, पीड़ा, क्रोध, राग, द्वेष। बड़ अर्थात बरगद, वट। उमग अर्थात उल्लास, मौज। जोश, आकांक्षा। खम अर्थात झुका हुआ, टेढ़ा, वक्र, घुमाव, टेढ़ापन। विरस अर्थात नीरस, अप्रिय, जी उबाने वाला, कष्टकर। कातने, कातना अर्थात चरखे या तकली पर रुई या ऊन से धागा निकालना, सन से सुतली बनाना। अस्त अर्थात डूबा हुआ, फेंका हुआ, समाप्त। सूर्य, चंद्र आदि का डूबना।
अदृश्य होना, पतन, अंत। पृष्ठ संख्या 206। साथ साथ पढ़ें। पृष्ठ पर राम नरेश त्रिपाठी जी की सुंदर कविता तब याद तुम्हारी आती है दी गई है। जब बहुत सुबह चिड़ियां उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उठता है दिल की दुनिया जग जाती है, कुछ पता नहीं लेकिन जरूर वह संदेशा कुछ पाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। पाठ 12 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। वाचन स्वर डॉक्टर विनोद प्रसून। ध्वनियांकन मोहम्मद फैजान खान। संपादन सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।